जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज आपका टी आर्मी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है भाई। 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप सभी का है। डेली क्लास आपको शाम 8 बजे मिलती है। यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये क्लास बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और जो प्रैक्टिस सेट चल रही है बेहतरीन और शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट चल रही है आप सभी के। तो जो भाई इनको लगा रहा है तो एकदम सिलेक्शन लेगा। ध्यान से एक बात बस नोट कर लेना भाई, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखो, आपने ज़्यादा नहीं लगाने, मैंने बताया था मुश्किल से आपको जो मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट के आसपास मिलेंगे। 20 मिल जाए या 22 इसके आसपास ही, क्योंकि 17 जनवरी तक ही ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए और ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो मुश्किल से 4-5 से प्रैक्टिस सेट हो रहने वाले हैं आपके लिए। तो उसी बीच में अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जो पीछे का प्रैक्टिस सेट है, बस उनका आप है ना रिवीजन करते रहना मेरे भाई, रिवीजन करते रहना उनका। बस उसी से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे, वहीं से आपका टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर कहीं नहीं कुछ भी जाने वाला है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही आपका सब कुछ कंप्लीट, आपका सिलेबस यही से ही आता है। अलग से ज़्यादा पढ़ोगे तो भाई वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने जो आपको बताना था वो बातें बता चुका हूँ। 8 बजे शाम को ये क्लास जो भाई ले रहा होगा सिलेक्शन लेगा 100%, ध्यान रख लेना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2026 की भर्ती बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो पूरी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसी वीडियो में आपको दूंगा अपडेट। तो चलिए पहले यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी। ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे मैथ के रहने वाले हैं और यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं। सभी में स्कोर अपना देखना कि कितना कितना स्कोर बन रहा है। सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज है, सारे जो है टॉपिक वाइज मैंने लिए हैं, तीनों के तीनों टॉपिक वाइज रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी। सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी। तो ये खोज भाई कोपरनिकस ने करी थी। किसने करी थी, कोपरनिकस ने करी थी। ये जो है व्याख्या आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाती है। जो सूर्य के चारों ओर क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है। क्या घूमते हैं, ग्रह। सूर्य, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। जो छोटे आकाशीय पिंड होती है उनको क्या बोलता है, उनको बोलते हैं उपग्रह। एक ग्रह होती है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और जो चारों ओर जो ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। ग्रह के भी जो होते हैं उपग्रह होती है, ठीक है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रैक्टिस सेट में आपके कंप्लीट हो जाएगा। अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैम ने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रह की गति का नियम दिया था केपलर ने। किसने दिया था, केपलर ने, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है व्याख्या आपको पढ़नी है जरूर, 100% बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने उपग्रह है। तो सौर मंडल में कितने ग्रह है, उपग्रह है टोटल। टोटल ग्रह जो है वो 8 है। हम ग्रह की बात कर रहे हैं, कौन कौन से है देख लेते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये तो आप दिन के नाम से भी याद कर सकते हो। देख, बुध शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 5 तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपके जो बचे आपके ये 3, अरुण वरुण और पृथ्वी। पृथ्वी पर आप रहते हुए वैसे याद हो जाएगा। अरुण वरुण आप किसी नाम से याद कर सकते हो कि किसी आपके पड़ोसी का अरुण वरुण नाम है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। टोटल जो होते हैं 8 होते हैं। उसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम बताना, कि बढ़ते क्रम में पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर आएगा मंगल। सबसे जो है यहाँ पे पूछा है बढ़ते क्रम में पूछा है। तो सबसे जो है पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर लास्ट में जो है मंगल आएगा। बढ़ते क्रम में पूछा तो सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में कौन होगा, सबसे ज़्यादा वो होगा मंगल, सबसे ज़्यादा दूर। चलिए उसके बाद पूरा क्रम आप देखना चाहते हो तो पूरा क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरा क्रम भी आप देख सकते हो। अब की बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा है। अब की बार पृथ्वी से पूछा है, तो पृथ्वी से जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। इसमें पहले शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका जो पृथ्वी से बढ़ते क्रम में देख पूछा गया है। तो पृथ्वी से आपकी दो दूरी के क्रम में पूछा है, कौन कितनी दूरी पे है ये पूछा जा सकता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। शुक्र, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है,
बुध, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने वो क्रम इसलिए लिखवाया क्या कि क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप आराम से निपटा दोगे। आकार के अनुसार पूछा है, सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही घटता क्रम पूछा है। पहले बृहस्पति, फिर शनि आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर लास्ट में आएगा बुध। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? बुध आएगा भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग क्या भाई? क्षुद्र ग्रह भी होता है, धूमकेतु होते हैं, ग्रह तो होते हैं, जो होता है निहारिका, ये भाई ये नहीं होता है, ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग कितना होता है भाई? ग्रह का वेग बताना है आपको भाई। अधिकतम अधिकतम होता है, एक तो पहली बात ध्यान रखना है, एक तो अधिकतम होता है, और जब सूर्य के समीप होता है ना तब होता है ये भी अधिकतम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो भाई ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, जिसको हम चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं या विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ से आप पढ़ लेना, इनकी रचनाएं वगैरह भी सारी चीज़ें इसमें दी गई है व्याख्या में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई अजंता की जो संबंधित है, अजंता जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाला है। किससे है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? कौन सा विश्वविद्यालय था जो प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर गुप्त में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था, बहुत दूर दूर से वहाँ से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम पढ़े तो इसकी राजधानी जो है पटना हुआ करती थी। और बाकी इसके चीज़ आप पढ़ लेना, जो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है वो आपको खुद पढ़नी है, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको पढ़ते टाइम याद भी होगी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भाई ये है भानुगुप्त से संबंध है। किससे है? भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फरयान किसके समय काल में भारत आया था? तो किसके समय काल में आया था भाई? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आया था। जब किसका था शासनकाल था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल था उस टाइम पे। और ये कब आया था भाई? ये आया था 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक ये जो है भारत में ही रहा था। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है, ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जो है जन्म ग्रहण किया हो तो उसको जो है भारत का नागरिक समझा जाएगा, जो 26 जनवरी 1950 से बाद में जो होगा। ठीक है, या उस तक भी ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में से किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस आधार पर हो सकती है भाई? त्यागने पर होगी, प्रवासन पर होगी भाई, वंचित किए जाने पर हो सकती है। तो तीन ऑप्शन आपके हो जाएंगे, तीन ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो किससे नहीं किया जाएगा भाई? पहला है निर्वाचन के दौरान, दूसरा है आपातकाल के दौरान, तीसरा है युद्ध के दौरान। इन तीनों में जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा नागरिकता के आधार पर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनने के चांस है। उसके बाद भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? ये 1949 में लागू हुए थे जब संविधान बना था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था तब ये लागू हो गए थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कि कौन से नहीं है? तो यहाँ पे भाई पढ़ लेते हैं इनको, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता होती है, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार होता है भाई, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है उनको दिए जाते हैं, और ये तीनों के तीन ऑप्शन आपके राइट होने वाले हैं। ठीक है, जो एक भारतीय को दिए जाती है वो दूसरे देश से जो यहाँ पे आके रहने लगेगा, मतलब गैर नागरिक बोलते हैं उनको, तो गैर गैर भारतीय बोलते हैं, तो उनको नहीं दिया जाएगा ये चीज़ें। यहाँ पे आपके जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम पोर्शन करेंगे वो साइंस का है, जिसमें मैंने यहाँ पे भी जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जॉन डोल्टन ने किया था। किसने? जॉन डोल्टन ने किया था। रदरफोर्ड ने जो है इसकी
प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने करी थी, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है भाई? ये होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी पूछा है भाई, अस्थायी। ठीक है, ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये उदासीन में भी आता है, इसको उदासीन भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? कौन करता है? परमाणु क्रमांक को करता है। प्रोटॉनों की संख्या जो है ये परमाणु क्रमांक को निर्धारित करती है। जैसे आप यहाँ पे सोडियम का देखो, तो सोडियम का यहाँ पे आप 11 और यहाँ पे 23 होता है। ठीक है, तो जो होता है ना परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है द्रव्यमान संख्या, जो ऊपर लिखी होती है द्रव्यमान संख्या होती है। इसको आप प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हो, प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आपका नाभिक यहाँ पे, इसमें आपके प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए, और जो ये बाहर कक्षाएं है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन घूम चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई ये किसने दिया था? ये बिडल और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? बिडल और टैटम ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? द्विकुंडलित परमाणु संरचना दी थी, द्विकुंडलित। ठीक है, द्विकुंडलित परमाणु संरचना दी थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो भाई जीन को किस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो? एक, क्योंकि ये जीन जो है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो जीन है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो है वो भी जीन ही होती है भाई। उसके बाद डीएनए का भाग, डीएनए का जो है ये जीन जो है डीएनए का एक छोटा भाग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है वो उत्परिवर्तन की इकाई भी जीन को ही माना जाता है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था भाई? ये कमेंट करके आप बताओगे कि किसने दिया था, क्योंकि मैं पहले कितनी बार आपको बता चुका हूँ किसने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जीन शब्द जो है किसने दिया था? जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। जैसे जीन जैसे जोहानसन ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे पे जो है सर्च की थी, और उन्होंने जो है सिद्धांत कौन सा दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में क्या पाया जाता है भाई? डीएनए पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण जो है वो किया गया था। किसने किया था सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था भाई? वो किया था खुराना जी ने। ठीक है, खुराना ने किया सबसे पहले जो है संश्लेषण जो है डीएनए का, खुराना ने किया था। ठीक है, चलिए हुगो बीजरीज ने क्या दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्यूरी जो है किसकी इकाई होती है? तो क्यूरी जो होती है भाई वो रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। ठीक है, किसकी है? रेडियोधर्मिता की। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक आपको पता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, चलिए कैंडिला तापक्रम। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल भाई किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होती है भाई वो दाब की इकाई होती है। किसकी होती है भाई? दाब की होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला पूछा है भाई। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति फ्लक्स किसको होता है? वेबर को होता है भाई, वेबर का होता है, वेबर का होता है, वेबर का होता है। किसको होता है? वेबर का होता है भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा भी है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, और भाई इसका जो है मुख से एक 1 सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल, और तीव्रता भी बताई है इसकी, वो 1/60वां भाग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? जूल है भाई ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, और बल की न्यूटन है। दाब की क्या होती है? पास्कल, पास्कल। ठीक है, और तापमान की मैं भी आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्याख्या जरूर पढ़नी है, जिसकी व्याख्या दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? वो होती है भाई डायोप्टर। और शक्ति जो होती है, वाट किसकी होती है भाई? वाट होती है शक्ति की। ठीक है, शक्ति की।
ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपके जो है जीके के जो है 15 क्वेश्चन, ओ सॉरी आपके साइंस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे मैथ का पोर्शन, हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे से। और मैथ के क्वेश्चन भी मैंने जैसे बताया था कि चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलती है, तो बताना आपको भाई दूरी बराबर कितना होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होती है, तो चाल गुना समय होता है। तो चाल कितनी दी गई है आपकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 घंटे में जाती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई दो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटे की गति से 3 घंटे चलता है, तो उसकी दूरी बतानी है। दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल गुना समय होती है भाई, चाल गुना समय होती है। क्वेश्चन बनेंगे 100%, क्योंकि मैंने इस बार जो है सारे प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन लिए आपके लिए। वो सारे क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कार 90 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करती है, उसकी गति बतानी है आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है आपका 3। तो 30 से 3 9 काट देगी, कितनी बार, 3 बार कट गया, कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इनको कन्वर्ट करने की। ठीक, यहाँ पे पूछा था एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 सेकंड में पूछा कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। लिख लिया भाई आपने, चाल गुना समय। और चाल आपकी जो है यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका जो है यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे 1। और इसको भाई यहाँ पे देख लो मीटर में दिया है और आपका है किलोमीटर में, सीधा आप इसको जो मीटर में लेके जाओगे 5/18 से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 18 से आपने काटा 72 जो है 4 बार कट गया, और यहाँ पे बच्चा 4 गुना 5 बच गया, 4 गुना 5 बराबर आपका क्या होगा, 20 मीटर हो गया भाई, 20 मीटर। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन भाई, एक जो है काम को 10 दिन में करता है और दूसरा उसको एक दिन का उसका एक दिन का काम आपको बताना है। ठीक है, दूसरा जो है एक दिन का काम बताना है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे पूछा है जो ए है उसका जो एक दिन का काम कितना है, तो यहाँ पे ए का एक दिन का काम कितना है, वो है 10। और पूछा है एक दिन का काम, ए का काम 10 दिन में करता है, उसका एक दिन का काम पूछा है, तो यहाँ पे जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, ए जो है 12 दिन में काम करता है, बी जो है 18 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा है। तो यहाँ पे पहले हम ए का काम लिखेंगे, फिर हम बी का लिखेंगे। ए जो करता है उसको 12 दिन में करता है, बी जो करता है 18 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसी संख्या लेनी होती है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 12 3 36 हो गया, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे हम करेंगे 36 बटे आ गया आपका, क्योंकि दोनों का पूछा है तो 3 + 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको आप काटोगे 36 को, 5 सत्ते 35, और बचे आपका कितना, 1 बच गया। उसके बाद आपने पॉइंट लगाया और यहाँ पे आ गई 0, 5 दूनी 10, 7.2 दिन आ गया भाई, 7.2 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई काम 15 दिन में पूरा होता है तो 3 दिन में बताना भाई कितना काम पूरा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो 3 दिन में पूछा है, 3 दिन में कितना होता है, 15 होता है भाई। ठीक है, तो एक दिन तो यहाँ पे पहले हम एक दिन का निकालेंगे, तो एक दिन में कितना होता है, मानो एक दिन में होता है 15, और 3 दिन का आपसे पूछा है, तो 3 दिन में कितना होगा, 3 बटे होगा 15। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो एक दिन का आपको 3 दिन का जो काम होगा वो होगा 1/5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक दिन का हमने काम निकाला, पहले एक दिन का काम कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब हमने निकाला 3 दिन का सीधा। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ए एक काम को है 20 दिन में करता है, और भाई 20 दिन में करता है तो 5 दिन में पूछा है कितना काम करेगा। तो पहले हम एक दिन का काम निकाला हमने, कितना करता है, 20 करता है। उसके बाद हम डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हो, तो पूछा कितना है, 5 दिन का पूछा है, तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्टली निकालेंगे। ठीक है, 5 दिन का निकाल देंगे, 5 दिन का पूछा है तो 5/20 करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 आ गया भाई, 1/4, 1/4। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है भाई। साधारण ब्याज बराबर आपको होता है PRT बड़ा गुना PRT/100 होता है।
सिंपल है, लगा देंगे 2000 और यहाँ पे आपकी 5% की दर है और समय आपका 2 वर्ष है, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गया और 20 के पीछे 1 जीरो लगानी है, तो 200 आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1500 रुपये पर 4 वर्ष प्रतिशत की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताना। भाई ब्याज बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम यही लगेगा। तो मूलधन कितना है 1500, दर कितनी है 4%, समय है आपका 1 वर्ष, बटे करेंगे आप 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे और 15 की जब 4 में गुणा होगी 60 गुणा 1 बराबर 60 ही आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का पूछा है। तो साधारण ब्याज पूछा है यहाँ पे भी 3 वर्ष का, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला PRT बटे 100। तो आर कितना है 10, समय है आपका 3 वर्ष, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 तीय 30, 30 दाम 300, 300 रुपये आ गया भाई, 300 रुपये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5000 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 600 रुपये का ब्याज मिलता है। दर बतानी भाई, आपको दर बतानी है। तो सीधा मैं दर निकालूंगा, इसी फॉर्मूला से दर निकल जाएगी आपकी जो है, जैसे मैं इससे निकालूंगा, देखो दर कैसे निकलेगी। ठीक है, यहाँ से आप आर निकालोगे तो आर हो जाएगा आपके यहाँ पे SI गुणा 100, ठीक है, और बटे आपका P गुणा T हो जाएगा समय। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे हम मान पुट करेंगे सीधा, तो यहाँ पे आपका जो है बन गया SI कितना है आपका, ब्याज कितना है 600 रुपये, और गुणा करेंगे 100, ठीक है, बटे में आपका P कितना है, यहाँ पे मूलधन कितना है 5000, और गुणा में आपकी जो वर्ष दिया है वो है 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे आपकी जो है 3 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ऊपर 600 है ना, 2 जीरो गई, और 1 जीरो से यहाँ पे 100 की 1 जीरो कट गई। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो 5 से आप जो है 10 कट गए, कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, और 2 से ये 6 कट गया, आप 3 बार कट गया, 3 दूनी आपका 6% आ गया भाई, 6%। कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट होती है बस इनकी, कितना है 6%। पे 800 रुपये में कोई चीज़ जो है खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी, सीधा लाभ पूछे आपसे, लाभ कितना होगा। 800 में खरीदी है और 1000 में बेच दी भाई उसको, तो लाभ कितना होगा, मैं 200 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। एक वस्तु जो है भाई आपसे 1200 रुपये में जो खरीदी है और उसको 1080 में बेचा गया है, तो हानि बतानी है आपको। 1200 में खरीदी भाई, 1080 में उसको बेच दिया, और हानि देख लो आप कितनी हो गई, 0, 10 में से 2 गई, 8 गई, 2 आ गया, और यहाँ पे आपको कितनी 120 रुपये की हानि आ गई भाई, 120 रुपये की हानि। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ आपसे हानि पूछी है, हानि परसेंट नहीं पूछा। अगर हानि परसेंट पूछता तब क्वेश्चन आपका अलग बन जाता, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का, और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 500 और उस पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। मानिए आपको उसका जो है SP निकालना है, SP बताना आपको, SP कितना होगा। तो SP बराबर आप कैसे करोगे, यहाँ पे SP बराबर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। SP का फॉर्मूला सभी को याद होगा, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य गुणा लाभ करेंगे, लाभ 100 प्लस लाभ कर सकते हो, लाभ %, और बटे में आपका आएगा 100। CP कितना है आपका 500 रुपये है, लाभ कितना हुआ आपको 20% का यानी 120, बटे करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 5 की 12 में गुणा होगी, 5 12 पंजे 60, और 1 जीरो पीछे लगी है, 1 जीरो लगा देंगे, 600 रुपये आ जाएगा भाई आपका। कितना आएगा विक्रय मूल्य आपका, आ जाएगा 600 रुपये भाई। ठीक, और ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताना। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे ये भी जरूर बताना भाई, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्लास में उसका आंसर जरूर कमेंट में देना, आपका रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा दोस्तों। और TA की भर्ती जल्दी आ रही है। चलिए दोस्तों, फिर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।